हेलो बच्चों। तो हम एसी करंट के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं और पहले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पर। आज हमें क्या पढ़ना है, हमने एसी करंट का और डीसी करंट का डिफरेंस पढ़ा था और आज हम एसी करंट की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों क्या होता है, हमारे पास एसी इक्वेशन होती है। बेसिकली एसी की जो करंट इक्वेशन होती है, करंट इक्वेशन यानी धारा के सापेक्ष जो इक्वेशन होगी इसकी, वो होती है I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आई नॉट क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो आई नॉट है वो आपकी एक पीक वैल्यू है, जिसको हम शिखर मान बोलते हैं हिंदी में, जिसका आप मतलब याद रखोगे कि I इजिकल टू आई नॉट रूट टू। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर जो आपके पास आई नोट होगा वो एक शिखर मान होगा। इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखें क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपसे पूछता हूं, यानी वोल्टता, तो याद रखेंगे V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां पर ये जो V है ये भी आपकी क्या है, पीक वैल्यू है। यानी वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी वो आपकी V नॉट होगी, करंट की जो पीक वैल्यू होगी वो आपके पास I नॉट होगी। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोलता हूँ V इजिकल, तो आप बोलेंगे V नॉट रूट टू, इसकी क्या होगी, पीक वैल्यू होगी। ठीक है, यानी इसका जो शिखर मान होगा वो आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर मैं EMF के रेस्पेक्ट में पूछ लेता हूँ, जिसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, तो आप कह सकते हैं E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर से हम इसको बोलेंगे पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू का मतलब हम बोलेंगे E इजिकल टू ई नॉट रूट टू। कई बार आरएमएस भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं बोलूं वी आर एम एस इजिकल टू, तो आप बोलेंगे वी आर एम एस इजिकल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, वी आर एम एस इजिकल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। और अगर आपसे बोल दिया जाए विद्युत वाहक के बल में यानी ईएमएफ, तो आप बोलेंगे ई आर एम एस इजिकल टू ई नॉट रूट टू कहा जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, हमारे एग्जाम में एक इक्वेशन लिख के दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिख के दे दिया आपको कि I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी मैंने आपसे यहाँ पर फेज एंगल की बात कर ली। मान लीजिए आप, सॉरी, फेज एंगल की बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो इसे हम बोलते हैं फेज एंगल। ये आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति। ठीक है बच्चों, आपको इतना ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इक्वेशन लिख के दे देगा और इनकी जगह डाटा लिख देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोल दिया कि I इजिकल टू टू साइन 3 पाई टी प्लस 30 डिग्री, या मैं 30 ना लिख के पाई बाई 2 लिख देता हूं यहाँ पर। तो पाई बाई 2 आप इसका क्या बताएंगे, फेज एंगल। 3 पाई आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको पता है ओमेगा इजिकल टू, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इजिकल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ। ये आपकी कोणीय आवृत्ति होती है, यानी आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। यहां से आप इनके बताओगे, जैसे अगर आपसे पीक वैल्यू पूछ ली जाए तो पीक वैल्यू आप क्या बताएंगे, 2 है भाई, है ना। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप बता सकते हैं। ऐसे करके आप यहाँ से फेज डिफरेंस बता सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, नोट करके एक चीज हम समझते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति, यानी मैंने आपसे बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, तो आपको पता है इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, और ओमेगा इजिकल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है इसकी यूनिट, तो आप याद रखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है, वही जो फ्रीक्वेंसी की होती है यानी हर्ट्ज, और दूसरी इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम आप बोलेंगे सेकंड इनवर्स। अगर आपसे इसकी एमएलटी पूछ ली जाए तो एमएलटी इसकी क्या होगी, m0 l0 t-1 इसकी एमएलटी होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए एसी करंट में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। आज मैं उन टर्म्स से आपसे बात करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक नाम सुना होगा इम्पीडेंस।
इसको हिंदी में प्रतिबाधा, ठीक है, हिंदी में उसको प्रतिबाधा। दूसरा नाम है रिएक्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिघात। तीसरा जो नाम है वो है एडमिटेंस, ठीक है, और इसको एडमिटेंस को बोला जाता है प्रेषकता, ठीक है। और उसके बाद होता है ससेप्टेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शायद जालकता बोला जाता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको क्या कहा जाता है, लेकिन जहां तक है इंग्लिश वर्ड को आप ज्यादा प्रेफर करें, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे आते हैं। देखिए ये जितने भी चार टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ईएमएफ से रिलेटेड है, यानी वोल्टेज, जो आपकी वोल्टेज होती है उससे डिफरेंस मतलब रिलेटेड होते हैं। वहीं पर देखिए इनसे हम बात करते हैं। अगर आपको मैं बोला जाऊं कि इम्पीडेंस का मतलब इम्पीडेंस से रिलेटेड कौन सी टर्म है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलूं रिएक्टेंस से रेजिस्टिविटी, अगर मैं बोलूं एडमिटेंस से तो आप बोलेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और अगर मैं बोलता हूं ससेप्टेंस से कौन सी है, तो आप बोलोगे कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। ये जो आपकी है ये हमेशा करंट से रिलेटेड होती है। जब आपने करंट वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो उनमें जो भी आपने टर्म्स देखी होगी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, आप हमेशा ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ऐसे ही इंपीडेंस का जो अपोजिट होगा यानी रेसिप्रोकल होगा वो एडमिटेंस होगा, यानी व्युत्क्रम जो होगा वो एडमिटेंस होगा, और रिएक्टेंस का जो होगा वो कौन होगा, ससेप्टेंस होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो ये जो दोनों टर्म होंगी ये ऑब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी रोकने का काम करेगी। किसको रोकेगी, ईएमएफ को। यहीं पर अगर इन दोनों टर्म्स की बात करूंगा तो ये करंट को रोकने का काम करेगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इंपीडेंस का रेसिप्रोकल कौन होगा तो आप क्या बोलेंगे, एडमिटेंस। और अगर मैं आपसे बोलता हूं रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होगा तो आप क्या बोलेंगे, ससेप्टेंस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिनोट किससे करते हैं, तो आप याद रखेंगे इंपीडेंस को हमेशा जेड से डिनोट किया जाता है, रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है, और एडमिटेंस को वाई से डिनोट किया जाता है, और ससेप्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बेसिकली देखो आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला जो होता था वो करंट के लिए होता था। मैं पढ़ रहा हूं एसी के लिए, तो देखिए आप क्या करेंगे, इस आर को किस में रिप्लेस कर देंगे, Z में, I की जगह I, और हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, EMF के लिए, तो ये हो गया EM। तो Z इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू E अपॉन I। E क्या है यहाँ पर, EMF आपका, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो जो यूनिट रेजिस्टेंस की होगी वही यूनिट इसकी होगी, जो यहाँ पर आपकी MLT होगी वही MLT इसकी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर इसकी MLT निकालता हूं तो मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या होता है आपका वोल्टेज, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, और I क्या आपका करंट। तो अगर मैं W की MLT लिखता हूं तो M1 L2 T-2, और Q का जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है उसकी आपके पास डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। और यहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको पता होगा कि इसकी जो होती है वो A1 होती है, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहीं पर इनको करता हूं तो आप देखिए M1 L2 T-3 A-2 आपकी क्या बन जाती है, इसकी MLT बन जाती है, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और अगर आपसे यूनिट पूछी जाए तो याद रखना इंपीडेंस जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी क्या होता है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम्स होती है, ठीक है, किसकी, इंपीडेंस की। ऐसे अगर मैं रिएक्टेंस की बात करता हूं तो रिएक्टेंस भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक होता है XC और एक होता है XL। XC का मतलब होता है कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में होता है, तो हम इसको बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा C। और अगर यहीं पर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा L। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, नीचे वाले को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखो। अगर इसके रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो ससेप्टेंस बन जाएगा, और इंपीडेंस के रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो एडमिटेंस बन जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इस चीज को आप समझिए, जब तक ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इन टर्म्स को आप क्लियर रखिए, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे इसी चैप्टर को बढ़ाते हुए।